हाजिर हूं आपसे जुड़ी खबरें लेकर, वो भी आपके टाइम पर। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए तो बीजेपी ने भी अपने पत्ते खोल दिए। बीजेपी धर्म के नाम पर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। पीएम मोदी के मुंह से ऐसा ही कुछ निकला है, लेकिन जनता क्या चाहती है? जाति, धर्म या फिर कर्म? आज वोटर्स के मूड की पड़ताल करेंगे। भारत में कनाडा को फिर आंख दिखाई है। भारत सख्त हो गया है। इस बार कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने के लिए अल्टीमेटम दिया है। अगर ऐसा हुआ तो कनाडा जाने वालों का क्या होगा? वीजा कब मिलेगा? कारोबार कैसे चलेगा? कितनी देरी हो जाएगी वीजा में? ट्रूडो के साथ साथ परेशानी उन भारतीयों को भी होगी जो कनाडा जाने का सपना देखे बैठे हैं। इंसान अस्पताल में क्यों जाता है? सेहतमंद होने के लिए या जिंदगी बचाने के लिए ही जाता है ना। लेकिन अगर अस्पताल में मौत मिले तो? महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल में दवा की कमी से 31 लोगों की जान चली गई है। कसूरवार कौन है? हम चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, चांद पर पहुंच भी गए हैं, मगर हेल्थ सिस्टम के दाग कैसे धुलेंगे और कब धुलेंगे? कश्मीर की वादियों में डल लेक और उसमें तैरते हाउस बोट याद आ गए होंगे आपको भी। फिल्म के सीन भी याद आ जाते हैं। यह सब किसी पहचान के मुहताज नहीं है, लेकिन अगर सरकार ने जल्दी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो हो सकता है अगली बार आप जब कश्मीर घूमने जाएं तो आपको डल लेक में हाउस बोट नजर ना आए। आपके लिए घाटी से एक खास रिपोर्ट। वक्त आज की सिग्नेचर स्टोरी का हो गया है। आप वोट तो डालते होंगे, अधिकार है आपका वोट डालना, और देना भी चाहिए। वोट जरूरी है। आपके इसी वोट के लिए सियासी दल अलग अलग रणनीति बनाते हैं। कोई जात के नाम पर, कोई चेहरे के नाम पर वोट मांगता है। आपको याद होगा पब्लिक इंटरेस्ट में हमने एक टाइमिंग की बात की थी। खबर यही थी और टाइमिंग का जिक्र किया था, क्योंकि चुनावी मौसम में बिहार सरकार जातिगत जनगणना की रिपोर्ट लेकर आई है। एक बड़े आबादी को यह मैसेज दिया है कि राज्य सरकार उनकी हितैषी है, उनकी भागीदारी को बढ़ाना चाहती है। जवाब बीजेपी को भी देना था, बीजेपी ने दिया भी। जाति के सामने धर्म का पत्ता फेंक दिया। चुनावी विसात पर धर्म या जाति, ये मोहर कौन लगाएगा? वोटर। सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? 24 घंटे पहले बिहार सरकार ने जाति सर्वे के आंकड़े जारी किए तो जाति का मुद्दा राजनीति के केंद्र में आ गया। लेकिन 24 घंटे में ही बीजेपी ने जाति की काट पेश कर दी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए और विपक्ष के जाति आधारित आरक्षण के जवाब में धर्म की लकीर को और लंबा कर दिया। आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? पीएम मोदी के इस बयान के मायने साफ हैं। बात आबादी के मुताबिक हिस्सेदारी की है तो बीजेपी भी हिस्सेदारी की ही बात करेगी, लेकिन जाति नहीं बल्कि धर्म उसका आधार हो। इसके संकेत यूपी के मुख्यमंत्री पहले ही दे चुके हैं। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत हैं, पंथ हैं, उपासना विधि है। अब ये सारी लड़ाई किस लिए है? चुनाव में जाति चलेगी या धर्म? पहले जाति का फैक्टर समझिए। बिहार में 13 करोड़ की आबादी के लिए जातिगत जनगणना हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 82% लोग ओबीसी, एससी और एसटी समाज से हैं। आमतौर पर ये नीतीश कुमार और लालू का बड़ा वोट बैंक माना जाता रहा है। इसमें अगर 18% मुस्लिम कॉम्बिनेशन भी जोड़ दें तो फिर महागठबंधन का पलड़ा और मजबूत हो जाता है। सरकार यहाँ पर जाति गणना की रिपोर्ट जारी कर रही है और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ठीक 3.5 घंटे बाद राजनीतिक जहर डाल रहे हैं।
कह रहे हैं ये विकास विरोधी लोग हैं, तो कल्याणकारी योजनाओं में जाति मानक क्यों है, रोजगार में जाति मानक क्यों है? बिहार ने अगुवाई करके भारत की सरकार को और राज्य की सरकारों को एक स्पष्ट दिशा दिया है और इस बार का चुनाव का एक निश्चित मुद्दा होगा जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व और महागठबंधन का नेतृत्व कह रहा है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। लेकिन बीजेपी धर्म की पिच पर जमी है और इसे 2011 की जनगणना के आंकड़े के लिहाज से भी देखना होगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की आबादी में बहुसंख्यक हिंदुओं की हिस्सेदारी 79.8% थी, जबकि अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम 14.2% थे, तीसरी पायदान पर 2.3% ईसाई, चौथे स्थान पर सिख आबादी 1.7%, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4% और अन्य धर्मों की आबादी 0.9% थी। अगर ये मुद्दा बनता है 2024 के चुनाव में तो मुझे लगता है बीजेपी को कुछ नुकसान होगा, लेकिन मैं नहीं मानता कि 2024 का चुनाव सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दे पर होगा। इस मुद्दे का सहारा विपक्षी पार्टियां लेना चाहेंगे क्योंकि ये बड़ा हथियार विपक्ष की पार्टियों के हाथ में लगता हुआ दिखाई पड़ता है। तो कुछ नुकसान होगा, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी कमर कस के आएगी और अन्य मुद्दों को के सहारे 2024 के चुनाव में जाने की कोशिश करेगी। विपक्षी दल बिहार के जातीय सर्वे के बाद फ्रंट फुट पर है। बीजेपी हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी, सबकी एक ही मांग है, देश में जाति सर्वे हो। विपक्ष को पूरा यकीन है कि बीजेपी के हिंदू वोट बैंक की मजबूत दीवार जो अगड़े पिछड़े एससी, एसटी तमाम जातियों की ईंट पर टिकी है और जाति के नाम पर अगर ये ईंट बाहर निकली तो दीवार का ढहना या कमजोर होना तय है। धर्म और जाति का खेल शुरू हो गया है। बिहार से जाति की गणना की गाड़ी निकल गई। सर्वे के नतीजे जारी करके नीतीश और लालू ने पॉलिटिकल लीड ली। अब हर क्षेत्रीय दल मांग कर रहा है कि उनके राज्य में भी जातिगत सर्वे कराए जाएं। कर्नाटक में 2015 में जाति आधारित गिनती हुई थी। अब कर्नाटक भी उसके आंकड़े जारी करने की तैयारी में है। कांग्रेस सही टाइमिंग की इंतजार कर रही है क्योंकि वहां उनकी सरकार है। यूपी में भी बिहार के जैसा सर्वे कराने की डिमांड बढ़ गई है। अखिलेश यादव और मायावती की मांग है कि यूपी भी बिहार जैसे सर्वे करवाए। बात जाति की है और पार्टी भी जाति के आधारित वोट बैंक अपना अपना तलाश रही है। इसलिए मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल भी जाति सर्वे के समर्थन में हैं। नोट किया ना आपने, अनुप्रिया पटेल। मसला कितना इंपॉर्टेंट है ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अपना दल ने हमेशा जातीय जनगणना की वकालत की है और संसद में हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा है कि हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और जातीय जनगणना समय की मांग है। हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चल रही बीजेपी ने 9 साल पहले विकास का एजेंडा चुना था। हर जाति वर्ग का समर्थन हासिल किया था। नतीजा 2 बार लगातार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। जाति के खांचे में बटे यूपी जैसे राज्य में भी मोदी का नाम चल गया था। लेकिन पब्लिक के मन में क्या है? वो कौन से धर्म को या जाति के नाम पर वोट देती है या देगी, या फिर उसे वोट देगी जो मुश्किलों का हल निकालते हैं? आखिर चुनाव को लेकर पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिक क्या कहती है? हिंदू और मुस्लिम इस देश में नहीं चलेगा। यहाँ धर्मनिरपेक्ष देश है ये, और प्रधानमंत्री की बात को अब गंभीरता से लोग नहीं लेते हैं। कैंडिडेट का नाम जानते हैं, उसका मैनिफेस्टो लोग जानता है। हिंदू तो नया शब्द आया है, यहाँ तो जाति प्रमुख होता है, क्योंकि सबको धर्म बदल सकता है लेकिन जाति नहीं बदल। मैं तो कुर्मी जाति से हूँ। ठीक है, आप वोट देने क्या देख कर जाते हैं? जाति वाले को देखते हैं या धर्म का नाम लेकर? नहीं, पार्टी देखते हैं हम लोग। पार्टी के आधार पर और उसके मैनिफेस्टो के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? मैनिफेस्टो के आधार पर वोट देते हैं, कैंडिडेट के आधार पर भी होता है। नहीं, हम लोग पार्टी को देख के वोट देते हैं। जो पार्टी अच्छा देश हित में काम करे उसी को वोट करते हैं। वोट करते समय कैंडिडेट का नाम देखते हैं कि नहीं? जी, वो तो ज़रूर है, वो तो देखते हैं। किसका? हम लोग उस कैंडिडेट को देखते हैं जो हमारे काम करे, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। जाति वाले नहीं देखते,
खाली पार्टी पे, बड़ा पार्टी है, दमदार है, चलाने लायक है, पार्टी में ज़्यादा ध्यान रहता है। जाति का है देखेंगे, काम देखना चाहिए। और धर्म? धर्म से कोई मतलब नहीं है, धर्म हम नहीं देखते हैं, हम काम देखते हैं कि कौन काम अच्छा कर रहा है। पर पार्टी के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज के लोग जातिवाद में चल रहे हैं और जातिवाद अच्छा बात नहीं है। कुछ भला हो, हाँ, शहर का कुछ उन्नति हो, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। जाति देखते हैं क्या लोग? जाति तो नहीं देखते हैं, क्या जाति देखेंगे इसमें। धर्म देखते हैं? धर्म सब एक जैसा है, इसमें धर्म अलग अलग नहीं होता है। नहीं, वो तो खैर है भाई, हमारा देश हिंदू राष्ट्र है तो राष्ट्र, वो बात हमारे दिमाग में भी आती है कि जो हमारे राम का वही हमारे काम का। विकास मुद्दा इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे, जाति धर्म ऐसा कोई नहीं है। लोकसभा में थोड़ा बहुत चल रहा है। ये जो है लहर मोदी की है, जाति से कोई लेना देना नहीं, ये राजनीतिक है अलग टाइप की। सबसे बड़ा तो व्यक्ति विशेष और जो देश हित में काम करे वो। कैंडिडेट या पार्टी? नहीं, पार्टी भी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन जिसने काम किया उसको वोट मिलना चाहिए। वोट देने के यही पैमाने होते हैं जो लोग बोल रहे थे, इसी के आसपास घूमता है, कभी जाति, कभी धर्म, कभी कैंडिडेट की लोकप्रियता या फिर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। हमारा सिर्फ यही कहना है कि वोट देने जाएं तो देश के विकास का ध्यान रखें। ये सोचें कि आपके राज्य को रफ्तार कौन दे सकता है, कौन सी पार्टी दे सकती है, कौन सा कैंडिडेट दे सकता है जो आपके भविष्य को संवारने का काम दूसरों के मुकाबले बेहतर करे, जो आपको नौकरी दे, बेरोजगारी खत्म करे, महंगाई को कम करे, इन तमाम मुद्दों का सलूशन लेकर आए, आपके साथ किए हुए वादे पूरे करे। अगर वोट ये सब ध्यान में रखकर देंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा और आपकी जिंदगी भी। टेंशन वोट देने वालों को होती है, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद सब साफ हो जाता है, गिले शिकवे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, नई पारी शुरू होती है। लेकिन दो देशों में टकराव हो जाए तो रिश्ते नॉर्मल होने के में काफी वक्त लगता है, इतनी जल्दी नहीं होते। भारत कनाडा रिलेशंस उसी मोड़ पर आ चुके हैं। भारत अब एक के बाद एक डिप्लोमेटिक मिसाइल दाग रहा है। भारत ने कनाडा में अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को बड़े स्तर पर कम करने को कहा है। तल्ख रिश्तों से यह सिलसिला कब तक चलेगा, अभी कोई नहीं जानता। यह अलग बात है कि ट्रूडो के तेवर अब भारत के आगे ढीले पड़ने लगे हैं। कनाडा विवाद में पहली बार जब 21 सितंबर को विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब फोकस इसी बात पर था कि दिल्ली में कनाडा की डिप्लोमेटिक प्रेजेंस ज्यादा है। ओटावा में भारतीय राजनयिकों की संख्या कम है। नसीहत ये दी गई कि कनाडा को अनुपात के हिसाब से ही भारत में डिप्लोमेट्स को रखना चाहिए। ज्यादा लोग हैं तो खुद वापस बुला लेना चाहिए। We have informed the Canadian government that there should be parity in strength and rank equivalence in our diplomatic presence, in mutual diplomatic presence. Their numbers here are very much higher than ours in Canada. The details of this are being worked out, but I assume there will be a reduction. 2 हफ्ते बीत गए जब कनाडा ने कोई एक्शन नहीं लिया तो भारत हरकत में आया। खुफिया अधिकारी को निकालने, वीजा सेवा रोकने के बाद अब कनाडा के दर्जनों डिप्लोमेट्स को भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने कहा है कि कनाडा अपने 41 राजनयिकों को दिल्ली से वापस बुला ले। वापस लौटने के लिए 10 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है। बात तो यहां तक पहुंच गई कि अगर 10 अक्टूबर तक कनाडा के राजनयिक नहीं लौटे तो उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यानी राजनयिक छूट रद्द कर दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि कनाडा के डिप्लोमेट्स पर वियना समझौता लागू नहीं होगा और उन पर भारतीय कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड पर भारत और कनाडा के बीच अभी भी तल्खी जारी है, लेकिन इतना जरूर है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के सुर बदले हैं। भारत पर आरोप लगाने के बयान के बाद बार बार वो कह रहे हैं कि भारत कनाडा के लिए काफी अहम है।
All of us continue to engage constructively and seriously with the government of India. India is a growing economic power, an important geopolitical player. And as we presented with our Indo-Pacific strategy just last year, we're very serious about building closer ties with India. 2 दिन पहले जब विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में थे, तब उन्होंने कनाडा में खालिस्तान आतंकवाद के मुद्दे को दुनिया के सामने रखा। बताया कि वहां भारतीय डिप्लोमेट्स को यही लोग टारगेट कर रहे हैं और कनाडा कुछ नहीं करता। ये ऐसा माहौल है जहां हमारे राजदूतावास, वहाँ हमारे उच्चायुक्त खुद, हमारे कॉन्सुलेट्स जो हैं वहाँ, वो एक किस्म से उन पे ये दबाव है, उनके खिलाफ जो है हिंसा का प्रचार कर हो रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर वाला विषय है। कनाडा के लिए ये मामला खासा मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ वे खालिस्तानी अलगाववादियों के साथ दिखलाई पड़ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ खुद कनाडा के भीतर क्यूबेक के लोग रेफरेंडम की मांग कर रहे हैं। क्यूबेक कनाडा से आज़ादी चाहता है। लंबे वक्त से अगर कनाडा की धरती खालिस्तानी प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल होगी तो क्यूबेक की आज़ादी की आवाज़ दिल्ली से भी निकल सकती है। उनका अपना भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, जैसे क्यूबेक में, वो भी अलग होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट देश बनना चाहते हैं कनाडा से। वो जैसे ऐसे मदद करते हैं खालिस्तानी टेररिस्ट को, हमें भी उसी दोस्ती के नाते मदद करना चाहिए जो क्यूबेक में इंडिपेंडेंस चाहते हैं। दोनों देशों यानी भारत और कनाडा के एक दूसरे के यहाँ कितने डिप्लोमेट्स हैं? राजनयिकों को देश छोड़ने का असर किस पर पड़ेगा, कैसे पड़ेगा और सफर कौन करेगा? पब्लिक इंटरेस्ट में ये समझना जरूरी है। भारत में कनाडा के 4 मिशन हैं और 110 राजनयिक यहाँ पर मौजूद हैं उनके, जबकि कनाडा में भारत के 3 मिशन हैं और हमारे 35 डिप्लोमेट्स वहाँ पर मौजूद हैं। कनाडा में भारतीय मूल के करीब 17 लाख लोग रहते हैं। इनके कई रिश्तेदार कनाडा आते जाते भी रहते हैं और उनके वीज़ा एप्लीकेशन हैंडल करने के लिए बड़े कॉन्सुलर सेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर कनाडा के 41 राजनयिकों को भारत से वापस जाने को कहा जाता है तो कनाडा जाने वाले भारतीयों और उनके रिश्तेदारों को वीज़ा सर्विसेज जो मिलती हैं उस पर असर पड़ सकता है। एक और बड़ी बात, कनाडा में करीब 2,30,000 भारतीय स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। इनके वीज़ा प्रोसेस पर भी असर पड़ सकता है। अमूमन महीने भर में वीज़ा मिल जाता है। अगर भारत में मौजूद कनाडा दूतावास के कर्मचारी कम हुए तो हो सकता है इस वीज़ा के प्रोसेस में भी देरी हो जाए। अगर संबंध बिगड़े तो व्यापार पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि भारत और कनाडा के बीच 66,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का द्विपक्षीय ट्रेड भी होता है। भारत कनाडा से दवा, लोहा, स्टील प्रोडक्ट्स ये सब भेजता है वहाँ पर, जबकि कनाडा से हमारे यहाँ क्या आता है? फर्टिलाइजर्स आते हैं, दालें आती हैं, कोयला आता है। अगर दूरियां कम ना हुई तो कई सेक्टर्स को नुकसान होना तय है। वीज़ाज जो हैं यहाँ से जाते हैं, 2-2.5 लाख स्टूडेंट जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा वहाँ की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, दोनों तरह, एक तो कैश जाता है यहाँ से, भारत से बहुत ज़्यादा, $20 बिलियन के रफला। दूसरा चीज़ ये है कि वो लोग वहाँ पे चीप लेबर की तरह काम करते हैं। जब पढ़ते हैं स्टूडेंट तो वहाँ की पढ़ते हुए बड़े कम, सबसे कम पर डे के हिसाब से काम करते हैं वहाँ पे, तो उससे उनको एक अच्छी गुड क्वालिटी लेबर एट ए कम्पिटिटिव प्राइस मिल जाती है, तो इनको भी उस बात का नुकसान होगा। तो स्टूडेंट सेशन जो जैसे इस बार हुआ सितंबर का, तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कहा कि हो सकता है डिले हो सकती है, तो आप अपना पोस्टपोन कर दीजिए, अगले टर्म से आ सकते हैं या अगले साल से आ सकते हैं। तो ये तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट इस बात का हुआ है। अच्छा, ये दोनों देशों के बीच में रिश्ते बिगड़े क्यों, शुरुआत कैसे हुई और कब क्या क्या हुआ, ये भी जानना जरूरी है आपके लिए। हरदीप निज्जर की हत्या कब हुई थी? 18 जून को कनाडा में हत्या हुई, लेकिन पिछले 1 महीने में दोनों देशों के बीच घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला, कैसे बदला ये जरा गौर कीजिए। 1 सितंबर को कनाडा ने भारत में व्यापार संधि पर रोक लगा दी। 9-10 सितंबर को दिल्ली में G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और PM ट्रूडो के बीच बातचीत हुई। कनाडा में निज्जर हत्याकांड का मुद्दा उठाया गया तो भारत ने कनाडा पर खालिस्तानियों को शरण देने की बात कही।
ये भी कहा कि कनाडा में भारतीय डिप्लोमेट्स के खिलाफ हिंसा भड़काई जा रही है। 10 सितंबर को, जब ये G20 वाली बात है उसी दिनों की, 10 सितंबर को खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर के खिलाफ मोर्चा खोला। 15 सितंबर को कनाडा ने भारत में अपने ट्रेड मिशन के दौरे को टाल दिया। सबसे ज्यादा स्थिति 18 सितंबर को बिगड़ी या खराब हुई, जब ट्रूडो ने कनाडा की संसद में खड़े होकर भारत पर, यहां की एजेंसियों पर निज्जर हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लगाया। इसी दिन कनाडा ने भारत के एक डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया, पुलिस ऑफिसर थे वो। बदले में 19 सितंबर को भारत ने भी कनाडा के एक डिप्लोमेट को वापस जाने को कह दिया भारत से कनाडा। इसके बाद कनाडा ने भारत आने वाले नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। तो भारत ने क्या किया? 20 सितंबर को भारत ने भी अपने नागरिकों को कनाडा नहीं जाने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। 21 सितंबर को भारत ने कनाडा के लिए वीजा सर्विसेज पर रोक लगा दी, वो एप्लीकेशंस रोक दी कनाडा में जो डील होती थी। 29 सितंबर को ट्रूडो ने यू टर्न लिया, कहा भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। 3 अक्टूबर को भारत ने कनाडा से कहा अपने 41 जो डिप्लोमेट्स हैं उनको वापस बुला लें। दो देशों के बीच में कूटनीति स्तर पर ऐसी तकरार कई बार हो जाती है। इजराइल ईरान हो या फिर अमेरिका और चीन हो, रिश्ते कई बार बिगड़े। कई देशों में ऐसे फ्लैश पॉइंट्स बन जाते हैं। वैसे कनाडा और चीन के हालिया संबंध भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। इसी साल मई में इन दोनों देशों के बीच में क्या हुआ था? इन्होंने एक दूसरे के राजनयिकों को बाहर निकाला था। अब कनाडा भारत से उलझ रहा है। थोड़ी देर पहले कनाडा से एक खबर आई, इन ट्रूडो साहब का भी वैसे मैं आपको बता दूं कि पता नहीं लगता है, जो ये कनाडा से अभी थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले खबर आई है, उसमें पीएम ट्रूडो ने फिर से दोहराया है कि वो भारत के साथ संबंध और खराब नहीं होने देंगे। चलिए, अच्छा है, दोनों देशों के लिए अच्छी बात है। अच्छा, अब एक बुरी खबर महाराष्ट्र से है। वहां के एक सरकारी अस्पताल में 36 घंटे के भीतर 31 लोगों की मौत हो गई। इनमें से आधे से ज्यादा बच्चे थे, छोटे छोटे। आरोप है कि दवा ना होने के कारण ये मौतें हुई हैं। सवाल उठता है कि देश के सबसे अमीर राज्य का हेल्थ सिस्टम फेल क्यों हो रहा है? अस्पताल में जिंदगी की बजाय मौत क्यों नसीब हो रही है और इसका जिम्मेदार कौन है? नांदेड़ के जिला अस्पताल में मौतों का मातम क्यों? 36 घंटे में 31 मौत का गुनहगार कौन? नांदेड़ का सरकारी जिला अस्पताल और रोते बिलखते लोग। अस्पताल ही बीमार है, यहाँ की व्यवस्था की तरह, जो सवालों से मुंह चुराकर बगले झांक रही है। लोग आए तो यहाँ इलाज करवाने के लिए थे, पर पिछले 2 दिनों से मातम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अस्पताल में 36 घंटे के दौरान 31 मरीजों की मौत हो गई। जान गंवाने वालों में 16 बच्चे हैं, 7 महिलाएं और 8 पुरुष। अस्पताल में मरीजों की मौत का सिलसिला 30 सितंबर की रात को शुरू हुआ। 1 अक्टूबर की रात तक 24 मरीज जान गंवा चुके थे। अगले 12 घंटे में 7 और मरीजों ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि दवा की कमी से मरीजों की मौत हो रही है। कप गाठला म्हणून निमोनियाची शिकायत, आता इथं आणले पैसा नाही म्हणून त्यांना काहीच औषध देत नाही। बाहेरून 700 रुपयाच्या 750 रुपयाच्या औषधी आणल्या गेल्या आणि अजूनही लागतील म्हणे तुम्हाला। त्याचं काय करायचं? सरकारी है का प्राइवेट है? अस्पताल के डीन ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। उनको ट्रीटमेंट तो पूरी है, डॉक्टर की कमी नहीं है, दवाइयों की भी कुछ कमी नहीं है। सब पूरी केयर लेने के बावजूद भी पेशेंट की बॉडी ने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसलिए इनके डेथ हुए वाले हैं। सीरियस पेशेंट के लिए मेडिसिन की कोई इतनी कमी नहीं है। अस्पताल की दलील है कि मरीजों को गंभीर हालत में लाया गया। 4 मरीजों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, 1 का लीवर फेल हुआ था। जान गंवाने वाले बच्चों में ज्यादातर नवजात थे। यहाँ पे आने वाले सब एकदम से समझो
प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, उनके पास ये पेशेंट सीरियस हो गया कि वो उनके दवाखाने में डेथ होगा, बल्कि वो डर के इधर ही भेज देते हैं। दूसरा, कोई जो गरीब घर से रहते वो भी सीरियस कंडीशन में आखिरी हमारे पास ही आते। हॉस्पिटल में नीम हकीमों को जिम्मेदार ठहराकर पल्ला झाड़ने की कोशिश तो की, पर इतनी बड़ी बात छिपाने वाली नहीं थी। सियासी रंग पकड़ ही लिया। पहला वार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से हुआ। दवाइयों की किल्लत पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा, साथ ही मुकम्मल जांच की मांग की। सियासत गरमाई तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी सामने आए, बोले दवा का पूरा इंतजाम था। अस्पताल में मेडिसिन बिल्कुल पूरी तरह जितना आवश्यक है उतना वहाँ पर था। डॉक्टर और स्टाफ वहाँ पर मौजूद थे। जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जांच होगी और कार्रवाई हो जाएगी। अब मामले की जांच होगी, पता लगाया जाएगा कि 31 मौत का गुनहगार है कौन। हो सकता है जांच के बाद थोड़ा बहुत एक्शन भी हो जाएगा, लेकिन जो इलाज कराने आए थे वो फिर नहीं लौटेंगे। उनके परिवारों के जख्मों का हिसाब कौन देगा? ये जख्म कैसे भरेंगे? भारत के कई हिस्सों में भले ही अब भी मेडिकल सुविधाएं वेंटिलेटर पर हों, लेकिन भारत की दवा दुनिया खाती है और बीमारियों से छुटकारा भी पाती है। फार्मेसी सेक्टर में भारत की बल्ले बल्ले है। पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्क भारत की दवा खाकर ही सेहतमंद है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि जो भारत दुनिया को दवा खिलाता है, उसके अपने घर में दवाओं की किल्लत क्यों है? ये भी सरकारों को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि सवाल देश की सेहत का है। बात आपकी जेब की करनी है। याद है ना, पिछले हफ्ते ही हमने 5 जगह जाकर साइबर फ्रॉड के संगीन मामलों की रिपोर्ट आपसे साझा की थी। बहुत जरूरी थी वो करनी भी, क्योंकि सवाल आपकी गाड़ी कमाई का है। हमने जिस खतरे से खबरदार किया था, उसकी नई पिक्चर आज रिलीज हुई। गैंग ऑफ जामताड़ा ने कहां, किसे, कितने का चूना लगाया और क्यों आपको खबरदार करते रहने की जरूरत है हमें, ये रिपोर्ट देखेंगे ना, सब समझ में आ जाएगा। बेंगलुरु भारत ही नहीं, दुनिया का साइबर हब है। साइबर क्राइम का इतना बड़ा भंडाफोड़ भी यही हुआ। पुलिस ने मौके वारदात से पकड़े कई मोबाइल फोन, कंप्यूटर और मशीनें। चल क्या रहा था यहाँ? शहर शहर गैंग्स ऑफ जामताड़ा। बेंगलुरु में क्या मिला? 84 बैंक खातों में 854 करोड़ के लेन देन का पता चला। देश भर में 5013 लोगों को ठगा गया। अकेले बेंगलुरु में ही 17 धोखाधड़ी के शिकार बने। पुलिस और साइबर सेल ने 5000 करोड़ के खाते फ्रीज किए। ये तो उस धोखाधड़ी का आंकड़ा है जो साइबर सेल की पकड़ में आया। बेंगलुरु पुलिस ने 6 लोगों को दबोचा है, जो क्रेडिट कार्ड से लेकर एटीएम कार्ड, ओटीपी भेजकर और कई लुभावने लिंक शेयर कर लोगों को ठगते थे। भारत में ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों में भी। साइबर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। राज्य उत्तर प्रदेश, जगह मेरठ। ये निखिल और रोहित हैं, मेरठ में रहते हैं। इनके चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? हमने पड़ताल तो और शहरों में भी की। हमारी अगली मंजिल थी झारखंड, जहां गैंग्स ऑफ जामताड़ा की जड़ें मजबूत होने के दावे थे। साइबर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। राज्य झारखंड, जगह कोडरमा। ठगों के जिस नेटवर्क के बारे में सुना था, उसका ताजा शिकार हमें दिलीप के तौर पर मिला। दिलीप पंडित जेसीबी मशीन चलाते हैं। कोडरमा के चंदवारा थाने के इलाके में रहते हैं। बैंक से रोजाना लेन देन करते रहते हैं। ओटीपी को लेकर भी जागरूक हैं, लेकिन फिर भी जालसाजों ने इन्हें चपत लगा दी। लेकिन कैसे, ये जरा खुद ही सुनिए। मेरे साथ घटना घटी, वो सब्सक्राइबर वाला जो लोग आए था, मतलब किया और मेरे से बातचीत करके वो सब ले लिया, पासवर्ड वगैरह सब टोटल। और मेरे साथ 99,000 कुछ रुपये से मेरा कट गया। 10 मिनट में दिलीप को 1 लाख रुपए की चपत लग गई। अब वो थानों के चक्कर काटते फिर रहे हैं। साइबर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जगह मुंबई। रिटायर्ड प्रोफेसर बने शिकार। ये श्रीधर नायक हैं। मुंबई में अपने परिवार के साथ रहते हैं
और रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। 5 मिनट में प्रोफेसर साहब की जिंदगी भर की जमा पूंजी कैसे गायब हो गई, किस्सा हैरान और सावधान करने वाला भी है। जरा सोचिए कितने शातिर हैं साइबर वाले ठग। मुझे एक मैसेज आया और उसमें लिखा था कि एयरटेल KYC अपडेट करनी चाहिए और अगर नहीं अपडेट की तो बाय मिडनाइट तुम्हारा एयरटेल अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। एक मुझे OTP आया तो वो OTP मैंने उनसे दे दिया, 3 लाख गए थे। दूसरे दिन सुबह 10-11 बजे और 1 लाख निकाल गए। मुंबई के श्रीधर या फिर झारखंड के दिलीप, तीनों परिवारों का दर्द एक सा है, लेकिन ठगी का तरीका अलग अलग। आपको बहुत सावधान रहना है। पता भी नहीं चलता कि जिंदगी भर की कमाई कैसे गायब हो जाती है। बिना अपने बैंक से बात किए कोई भी लेन देन मत करें। आपसे वादा किया है मैं इन ठगों से आपको सावधान करता रहूंगा, लेकिन कुछ सावधानियां आपको भी बरतनी है। बिना अपने बैंक के किसी को भी कोई जानकारी साझा नहीं करनी, और अगर मान लीजिए OTP तो बिल्कुल नहीं बताना। अगर कोई आपसे ये चीज़ें मांगता है अपने बैंक से ज़रूर संपर्क करें, और अगर आपको तनिक भी ये आशंका लगे कि ये ठग है तो साइबर क्राइम पुलिस को उसकी सूचना ज़रूर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको लेके चलते हैं, शानदार खबर है, शानदार स्टेट है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ के हाउस बोट पर खतरा आ गया। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ श्रीनगर की। अगर श्रीनगर जाना हो, आपको होटल या हाउस बोट दोनों में से कोई एक जगह ठहरने का विकल्प मिले तो ज़्यादातर लोगों की पसंद क्या होती है? हाउस बोट। आपको तो ये मौका मिल सकता है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को शायद ये मौका ना मिले कि हाउस बोट में ठहरने का। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रीनगर की झीलों की शान कहे जाने वाले हाउस बोट सिस्टम की पेचीदगियों में फंसकर विलुप्त होने की नौबत आ गई है। फिल्मों की तरह का सेट या पिक्चर पोस्ट कार्ड, पर ये सब असल है। कश्मीर और श्रीनगर की डल झील और उस पर तैरते हाउस बोट कश्मीर की पहचान। करीब 1.25 साल से ये हाउस बोट है। कितने ही लोग यहाँ छुट्टी मनाने आए, कितने तो हनीमून, और ना जाने कितनी ही फिल्मों की शूटिंग हुई है यहाँ। पर हाउस बोट की दुनिया अब सिमट रही है। साल 2000 में श्रीनगर में करीब 2100 हाउस बोट चल रहे थे। 2010 में इनकी संख्या घटकर 1100 रह गई। मौजूदा वक्त में सिर्फ 750 हाउस बोट बची हैं। 750 में से 150 हाउस बोट मालिकों ने सरकार से लाइसेंस कैंसिल करने को कह दिया है। सवाल यह है कि श्रीनगर की झीलों की शान कहे जाने वाले हाउस बोट पर संकट आया क्यों? इसका जवाब जानने ABP न्यूज की टीम हाउस बोट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के पास पहुंची। बदकिस्मती का ये आलम है कि जो हमारी हाउस बोट है आज वो खस्ता हालत में है, और हमारा नंबर है डे बाय डे कम हो रहा है। कभी कोई आग की वजह से ख़त्म हो जाता है, कभी कोई नेचुरल डेथ किसी की हो जाती है क्योंकि उसकी रिपेयरमेंट टाइम पे पहुंचती नहीं है। तो ये एक ऐसा फ्रेजाइल यूनिट है जिसको हर साल रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। और अगर आप देखेंगे ऑफिशियली भी हमारा नंबर इसमें कम हो गया, करीब 2000 हुआ करते थे तो आज हम 700-750 तक पहुँचे हैं। हाउस बोट का इतिहास करीब 125 साल पुराना है, जब नारायण दास नाम के एक कश्मीरी पंडित ने अपनी छोटी सी कश्ती को हाउस बोट में तब्दील कर दिया था। इसके बाद साल दर साल कश्मीर की डल झील, चिन्नार पार्क, जेलम और निगिन लेक में तैरते घरों की संख्या बढ़ती चली गई। लेकिन अब नए हाउस बोट बनाना तो दूर, पुरानों की मुरम्मत भी मुमकिन नहीं हो पा रही है। उनके बॉटम में जो रिपेयरिंग होनी चाहिए 3 साल के 2 साल के बाद वो नहीं हो पाई। उसके लिए स्पेशल ग्रास, स्पेशल कारपेंटर होना चाहिए, वो तो उनका अफोर्ड करने लाजमी नहीं हुआ। गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती? गवर्नमेंट उसमें अभी तक हेल्प नहीं किया है किसी को। मुरम्मत न होने से कई हाउस बोट खस्ता हाल हो चुके हैं। 1988 में फारूक अब्दुल्ला सरकार ने पुरानी हाउस बोट की रिपेयर और नए के निर्माण पर बैन लगा दिया था। तर्क था कि हाउस बोट की वजह से पानी में प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके बाद से ही नए हाउस बोट का निर्माण बंद हो गया था। 2009 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भी इस पर बैन जारी रखा।
हाईकोर्ट में जैसे जैसे केस की सुनवाई लंबी चली जा रही है, वही जो हाउस बोट्स मरम्मत के कगार पर पहुंचे हैं, उनके डूबने और टूटने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इससे हुआ ये कि कई हाउस बोट मौसम की मार से लगातार बर्बाद होती गई। हम चाहते थे कि इसमें एक सिंगल विंडो क्लियरनेस हो जाए। जो जेन्युइन केसेस हैं हमारे, हम नहीं बोलते हैं कि हमें कोई एनक्रोचमेंट करनी है। जो भी किसी हाउस बोट की रिपेयरमेंट है उसको उसी मेयाद तक करने दो आप। जो गाइडलाइंस है वो हम फॉलो करेंगे, उसमें हम ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसके अपोज में करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हाउस बोट एसोसिएशन का कहना है कि करीब 85% हाउस बोट को मरम्मत की जरूरत है। सरकार अगर इजाजत देती है तो कश्मीर की ये विरासत बची रहेगी, वरना वो दिन दूर नहीं जब डल झील के हाउस बोट का वजूद किस्से कहानियों में ही मिलेगा। कोलकाता में हमने ट्राम को सहेज कर रखा, दार्जिलिंग और हिमाचल में हमने अंग्रेजों के जमाने की छुक छुक ट्रेन सहेज कर रखी। हमें श्रीनगर की डल लेक में चलने वाली इन हाउस बोट को भी सहेजना है। सरकार कुछ करे। पब्लिक इंटरेस्ट में कल हमने बिहार के पेपर लीक की खबर दिखाई थी। खबर का बड़ा असर हुआ है, परीक्षा रद्द कर दी गई है। 7 और 15 अक्टूबर को भी जो एग्जाम होना था उसे भी अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। बिहार में 21,391 नए जवानों की भर्ती होनी थी पुलिस विभाग में। 1 अक्टूबर को 6 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए। हमारी टीम ने उन अभ्यर्थियों से बात की जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। सर कि हम लोग मजदूर के बच्चे, हम लोग पे ध्यान दें। हम लोग का मेहनत पर पानी फिर गया सर स्थगित कर दिया तो सर हम लोग को जितना मेहनत किए थे इससे सर वो बर्बाद चला गया सर। मतलब अगली बार ऐसा होना चाहिए कि सर लीक नहीं होना चाहिए। जब से एग्जाम रद्द हुआ है, जब से परेशानी है, फिर से हम लोग को पढ़ाई स्टार्ट करना पड़ेगा। थोड़ा मायूस है, अब थोड़ा खुश भी हैं कि उस ज़्यादा टाइम मिलेगा, प्रिपरेशन करने का ज़्यादा टाइम मिलेगा। थोड़ा ये काफ़ी ठीक हुआ है, मतलब कि अभी टाइम मिल जाएगा हम लोग को थोड़ा सा। गजब है, अधिकारी भी पहले कहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, अब कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। चलिए, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं आपके कमेंट्स पर। कल हमने रामलीला मैदान से पेंशन का मुद्दा उठाया था, जो बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई थी। प्रेमराज जी क्या कहते हैं? पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के बुढ़ापे का पूर्ण सहारा होती है। ओपीएस लेना कर्मचारियों का पूरा हक है। अगर केंद्र सरकार इसको गलत मानती है तो केंद्र सरकार को उन सभी नेताओं को भी पेंशन बंद करें जो इसका लाभ ले रहे हैं। बिल्कुल, उनकी भी बंद होनी चाहिए। प्रेम जी, हम भी आपके साथ सहमत हैं। संजीव जी क्या कहते हैं? पुरानी पेंशन कर्मचारियों को मिलना चाहिए। बिल्कुल, इसी के लिए तो आप इकट्ठा हुए थे। ये तमाम उन पेंशन को लेकर आ रहे हैं कर्मचारी जो नहीं हुई है, 2004 से बंद है। खैर, आज का शो कैसा लगा आपको? आपने इस पर फीडबैक जरूर देना है। और अब आगे कौन है? विवेक श्रीवास्तव आपके लिए स्पेशल शो लेके आ रहे हैं, टेरर गैंग ऑफ इंजीनियर्स। कैमरे पर ISI का हैंडलर। और मुझे दीजिए इजाजत, कल रात 9 बजे आपसे फिर आपके मुद्दों के साथ पब्लिक इंटरेस्ट में होगी मुलाकात। तब तक शुभ रात्रि। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।